हाय गाइस, मैं शांतनु और इस वीडियो में मैं दो फिल्मों के बारे में बात करूंगा। पहली फिल्म है अनुराग कश्यप और बॉबी देओल की बंदर। स्वागत है तुम्हारा। और दूसरी फिल्म आई है नेटफ्लिक्स पे जिसका नाम है माँ बहन। नाउ वेरी कोइंसिडेंटली इन दोनों फिल्मों की कहानियां समाज के एक ही स्पेक्ट्रम पे एग्जिस्ट करती हैं, बट ऑन द ऑपोजिट एंड वेरी फार एंड्स। एक कहानी बताती है कि औरत चाहे जैसे भी रहे, समाज उसको वैसे ही जज करेगा जैसे वो करना चाहता है। और दूसरी कहानी भी समाज की जजमेंट की ही है, बस उसमें औरत नहीं एक आदमी है और समाज के साथ साथ हमारे देश का लॉ उस आदमी को कैसे ट्रीट करता है। तो क्या ये दोनों फिल्में और इन दोनों फिल्मों की कहानियां आपको सोचने पे मजबूर करेंगी और साथ ही क्या आपको ये एंटरटेन करेंगी? आज इसी बारे में हम बात करेंगे अनअबैशेडली और डिटेल में दोनों फिल्मों के बारे में ऑनेस्टली सेइंग। तो पहले मैं बात करूंगा अनुराग कश्यप और बॉबी देओल की बंदर के बारे में। एंड माइंड यू, अगर आपने इस फिल्म का ट्रेलर देखा है, अगर नहीं देखा तो एक बार देख लेना, आपको वो देख के क्लियर हो जाएगा कि इस फिल्म के ट्रेलर ने पहले ही ये बता दिया था बहुत क्लियरली कि किस सब्जेक्ट मैटर से फिल्म डील करने वाली है। तो जो भी डिटेल्स मैं इस फिल्म के बारे में आपको बताऊंगा, जो बतानी बहुत जरूरी है इस रिव्यू को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, वो कोई स्पॉयलर्स नहीं है। तो बंदर फिल्म की जो ओवरऑल कहानी है, ये डील करती है विद फेक केसेस। और ये जो फेक केसेस का सब्जेक्ट मैटर है, ये कितना जबरदस्त तरीके से रियलिस्टिक है, ओमनीपोटेंट है, बट एट द सेम टाइम कितना कॉन्वोल्यूटेड और कंफ्यूजिंग है, ये मैं आपको डिफाइन करता हूं, बताता हूं बाय शोइंग यू सम स्टैट्स। दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन ने अपनी एक रिपोर्ट में ये बताया था दैट 53.2% ऑफ cases filed between April 2013 to July 2014 were false। इस रिपोर्ट में यह फर्दर बताया गया कि 2753 टोटल जो केसेस की कंप्लेंट आई थी, उनमें से सिर्फ 1287 केसेस वर फाउंड टू बी ट्रू और जो रिमेनिंग 1464 केसेस थे वो एब्सोल्युटली फॉल्स थे। एक और बहुत ही स्टार्टलिंग चीज थी इस रिपोर्ट में, और वो ये थी कि जून 2013 से दिसंबर 2013 के बीच 525 फॉल्स केसेस निकले थे, लेकिन जनवरी 2014 से जुलाई 2014 के बीच, यानी कि बिल्कुल नेक्स्ट ईयर, द नंबर ऑफ फॉल्स केसेस रिपोर्टेड वर अपवर्ड्स ऑफ 900 केसेस, यानी कि डबल हो गया वो नंबर। साल 2023 में हरियाणा पुलिस ने यह बताया कि 45.3% ऑफ टोटल रेप एफआईआरस एंड अ स्टैगरिंग 57.4% ऑफ टोटल अटेम्प्ट टू केसेस जो रजिस्टर हुए थे हरियाणा स्टेट में इन द ईयर 2023 वर फाउंड टू बी फॉल्स। 1798 केसेस में से 814 केस फॉल्स थे। व्हेन इट कम्स टू फॉल्स केसेस, इंडिया का टॉप स्टेट हरियाणा है, जहां पे 41.6% से ज्यादा जो केसेस रिपोर्ट होते हैं रेप के, वो फॉल्स प्रूव होते हैं। अब ये जो फेक केसेस या फिर फॉल्स केसेस वाला जो सिनेरियो है, इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग और कॉन्वोल्यूटिंग क्यों हो जाता है, वो मैं आपको बताता हूं। नियरली 74% ऑफ द केसेस जो सेक्शन 376 आईपीसी के अंदर होते हैं, वो एक्विटल में एंड करते हैं। लेकिन कंफ्यूजन तब शुरू होती है व्हेन यू कम टू रियलाइज द फैक्ट दैट एक्विटल इज नॉट इक्वल टू अ फॉल्स केस। बट एट द सेम टाइम जो अक्यूज्ड है, अगर उसको सजा हो जाती है, तो उसका भी ये मतलब नहीं है कि केस असली था, उसने असली में किया था। ये पूरे का पूरा फेक रेप केसेस का जो सिनेरियो हमारे देश में चलता है और कैसे हमारा लॉ और जुडिशरी इन केसेस से डील करता है, देखता है केस बाय केस बेसिस पे, ये एक्सट्रीमली एम्बिगुअस है। इनसफिशिएंट एविडेंस, विटनेसेस टर्निंग हॉस्टाइल, प्रोसीजरल इश्यूज, कॉम्प्रोमाइज, एविडेंस फैब्रिकेशन, ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हर फेक केस को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग बना देती है। अब हुआ हो या फिर ना हुआ हो, इसको प्रूव करने के लिए या फिर डिसप्रूव करने के लिए पूरा का पूरा एक प्रोसीजर तो चलेगा, लेकिन इस लंबे चौड़े प्रोसीजर में एक बंदे की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, और वो होता है एक आदमी। आज की डेट में अगर आप एक आदमी है हिंदुस्तान में, और अगर आपके ऊपर एक केस की एफआईआर दर्ज हो जाती है और आपको पता भी नहीं वो किसने करी होगी या किसी ने भी करी होगी, तो आपको रातों रात विदाउट एनी क्वेश्चनिंग उठा लिया जाएगा आपके घर से और जेल में ठूस दिया जाएगा। बाइज्जत बरी होना या ना होना इज अ मैटर ऑफ प्रोसीजरल टाइमलाइन। वो तो होगा जब होगा, वो पूरा का पूरा प्रोसेस चलेगा। और आपको पता ही है कि लॉ जुडिशरी कितने धीरे चलती है हमारे देश में, लेकिन इस दौरान जिस नर्क से एक आदमी निकलता है, बिल्कुल वही कहानी बंदर बताती है, दर्शाती है बेहतरीन तरीके से। लड़की बोलती है नो, नो मीन्स नो। सिर्फ बात समझ। बच्चन साहब बोला है नो मीन्स नो। बॉबी देओल का किरदार कैरेक्टर बंदर में एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट का होता है, जिसके जो अच्छे दिन थे वो उसके पास्ट में रह चुके हैं। अब वो बस स्ट्रगल कर रहा है एंड्स मीट करने के लिए, कहीं भी परफॉर्म कर लेता है, शादी, बर्थडे पार्टी, कहीं पे भी बस पैसा आना चाहिए। नियरली 50 साल का ये कैरेक्टर हो चुका है, अभी तक शादीशुदा नहीं है, लव लाइफ भी इसकी तितर बितर ही है, अपना लक या आए गए दिन ट्राई करता है डेटिंग एप्स पे, एंड एट द सेम टाइम फाइनेंशियल स्लंप में है, जिससे इसको दिख नहीं रहा ये कैसे बाहर निकलेगा। फिर एक रात पुलिस इसको इसके घर से
उठा के ले जाती है। उठा के लेके जाने से लेके थाने तक ये गिड़गिड़ाता रहता है, पूछता है कि मेरे को उठा के लेके क्यों जा रहे हो। और फिर बाद में जब इससे सब कुछ सारी इसकी बिलोंगिंग ले लेते हैं, इसके सिग्नेचर्स ले लेते हैं मराठी लैंग्वेज में, सब कुछ इससे कराने के बाद इसको बताया जाता है कि तेरे अगेंस्ट एक केस रजिस्टर हुआ है। समीर मेहरा, चल थाने चल, बुलाया तेरे को। अब ये रेप की एफआईआर, ये का केस असली होता है या फिर फॉल्स, यही आपको फिल्म में दिखाया जाएगा। लेकिन ये कहानी सिर्फ सच या झूठ पे ही ड्वेल नहीं करती। इस फिल्म की कहानी थ्राइव करती है उस आदमी के, यानी कि बॉबी देओल ने जो कैरेक्टर प्ले किया है, उस आदमी की कहानी पे, उसके ऊपर क्या बीतती है इन बिटवीन दिस फॉल्स एंड ट्रूथ। इमेजिन करो आप एक आदमी हो और आप ऐसे ही एक केस में फंस जाते हो और आपको मंद बुद्धि पुलिस वालों को यह समझाना पड़ता है कि एक डेटिंग ऐप क्या होती है, उसका फंक्शन क्या होता है, उसको यूज कैसे किया जाता है और वहां पे एक्चुअली में होता क्या। एक पूरा सीक्वेंस है ऐसा फिल्म में जहां पे बॉबी देओल डेटिंग एप्स को कैसे यूज किया जाता है और वहां पे होता क्या है ये समझाता है कुछ पुलिस वालों को, एंड यू विल बी लेफ्ट फ्रस्ट्रेटेड वाचिंग। अगर आपके अगेंस्ट एक एफआईआर रजिस्टर हो जाए इन केस ऑफ रेप, अब वो सच है या झूठ वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन जब वो रजिस्टर हो गई आपको उठा लिया जाएगा, डाल दिया जाएगा और उसके बाद भी आपका नाइटमेयर अभी शुरू हुआ है, खत्म नहीं होगा वो बहुत जल्दी। ये फिल्म उसको दिखाती है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी का नहीं किया, मैं इनोसेंट हूं। कोर्ट में पहली पेशी आपकी इस केस के अंदर 2 दिन बाद हो, 3 दिन बाद हो, हफ्ते भर बाद हो, जब मर्जी हो वो, लेकिन वो 2-4 दिन जो आप पुलिस कस्टडी में बिताते हो वो कितने आपके लिए हैरोइंग हो सकते हैं। जबरदस्त तरीके से दिखाती है कहानी, ऊपर से लेकर नीचे तक आपके कैरेक्टर को शुरुआत के कुछ घंटों में ही असैसिनेट कर दिया जाएगा। पुलिस वाले आपसे पैसा मांगेंगे, फिरौती मांगेंगे, दुनिया जहां की गंदी बातें करेंगे, आपको एक्सप्लॉइट करेंगे, ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे और आपको बोलेंगे जाओ ले आओ लॉयर को, जो करना है कर लो, क्योंकि उनको पता है कि यहां पे कुछ कर ही नहीं सकता जो अक्यूज्ड है। बॉबी देओल ने ये जो एक हेल्पलेस अक्यूज्ड का रोल प्ले किया है ना, इट हैज टू बी वन ऑफ हिज करियर्स फाइनेस्ट परफॉर्मेंसेस टिल डेट। आपको दिखाया जाएगा कि बॉबी देओल का कैरेक्टर पहले से ही बहुत परेशान है, उसके आगे पीछे ऊपर नीचे कोई है नहीं, वो अकेला सा महसूस करता है, उम्र उसकी ज्यादा हो गई है, प्यार उसको कोई मिल नहीं रहा है, लड़कियां उसे डेटिंग ऐप से मिल जाती हैं, कोई उसके ऊपर ऑब्सेसिव हो जाता है और कोई उसको बुढ़ा बोल देता है, मल्टीपल चीजें, मल्टीपल इमोशन से वो निकल रहा है, बट एट द सेम टाइम ही इज रियलाइजिंग द फैक्ट दैट ही इज नॉट डूइंग वेरी वेल फॉर हिज एज एट दिस पॉइंट इन हिज लाइफ। फिल्म में ये कैरेक्टर आपको चलता फिरता घूमता परफॉर्म करता सब कुछ करता हुआ दिखेगा, लेकिन एक बहुत ही हैवी डिप्रेसिव फीलिंग के साथ। कभी लगता है कि मैं बहुत बुरा और घटिया किस्म का आदमी हूं और जिससे डर लगता है कि लोग मुझे भूल जाएंगे। एंड बॉबी हैज परफॉर्म दिस कैरेक्टर टू एब्सोल्यूट परफेक्शन, और मुझे लगता है वो पता है कैसे, बिकॉज बॉबी हिमसेल्फ हैज बीन थ्रू अ सिमिलर पैच इन हिज करियर। वो बहुत वोकल रहे हैं पिछले कुछ सालों में, इंटरव्यूज में उन्होंने बार बार ये बात बताई है कि मैं घर पे बैठा रहता था, मेरे पे काम नहीं था, मैं दारू पीता रहता था, मेरे बच्चे ने मेरे से पूछ लिया था कि आप पापा काम पे क्यों नहीं जाते। आई थिंक वो सारी की सारी जो पुरानी एनर्जी थी ना, वहां से उन्होंने इस रोल के अंदर उसको चैनल किया और यहाँ पे दिखता है दैट ही वाज लिविंग दिस रोल। जेल के अंदर आप एक कैदी हो और अगर आपके ऊपर लगा है सेक्शन 376, तो बाकी के कैदी आपकी जिंदगी कैसे नर्क कर देंगे ये इस तरह से दिखाया गया है फिल्म में कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अंदर बोलना 302 में आया है मर्डर में, वरना नो चलेंगे तुझे। और बॉबी के कैरेक्टर का, बॉबी के किरदार का जो जेल टाइम दिखाया गया है ना फिल्म में, वो कोई ओवर सेंसेशनलाइज्ड नहीं है बॉलीवुड की तरह। इट हैज टू बी वन ऑफ द मोस्ट ग्राउंडेड पोर्ट्रेयल्स ऑफ जेल लाइफ। एक्चुअली जेल में होता क्या है, कैसे होता है, कितना डी ग्लैमराइज करा हुआ है सारी चीजों को और कितना क्लोज टू रियलिटी है। मतलब तुम्हारे को पॉट दिखाया जाएगा जिसके अंदर खून जा रहा है, टट्टी पड़ी हुई है, वहां पर लोग कैसे एक दूसरे को भैया शैंकिंग कर रहे हैं, मार रहे हैं। इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन जेल पोर्ट्रेयल्स आई हैव सीन इन रीसेंट टाइम्स। जेल का खाना, पहनावा, बोलचाल, जो पूरा का पूरा इन्होंने जेल का सेटअप बनाया है वो कितना जबरदस्त था। कैसे वहां पे कैदी एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, कैसे गुट बन जाते हैं, और अगर आप गलती से भी दूसरे गुट से बात कर लो तो जो दूसरे गुट वाला है वो आपको कैसे मारने पे उतारा हो जाएगा, वो सब बड़ी जबरदस्त तरीके से दिखाया है। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जैसे आपको पता ही है, ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट लाइव हो चुका है। आप में से काफी लोगों ने वो देख भी लिया है। जिन्होंने नहीं देखा, ट्रेलर देखिए उसका और जाके चेकआउट करिए। कभी बहुत ही खराब पिक्चर एक्सपीरियंस देखने जाना हो, गेटी गैलेक्सी का तुम रोड पे मुद्द दो, वो साफ है। पूरी पिक्चर गुटके की बदबू के साथ देखी है मैंने। वहां पे हर कोई मुठिया रहा है तेरे आगे पीछे। अगर तू कभी गया है तो शाहरुख, पठान, जवान, डंकी के श्योर शॉट हिट के बाद अगर डॉन 3 लेके आता तो वो हिट नहीं होती भाई। 110% भाई। दूसरे का बच्चा पाल ले तू, वो उसका सही सेंस तक भाई मरी जाता हूं मैं।
बॉबी ने जबरदस्त शॉट्स दिए हैं रोने के और गिड़गिड़ाने के फिल्म में। फॉर एग्जांपल एक शॉट में वो अपनी बहन जिसका किरदार प्ले किया है सान्या मल्होत्रा ने, बहुत अच्छा काम है उनका भी फिल्म के अंदर, वो गिड़गिड़ाता है कि भैया मेरे को 5-10 हजार रुपए की जरूरत है, मेरे को वो दे दो। वो बाहर से कुछ और बोल रही है लेकिन इसके दिमाग में वो चीज जा ही नहीं रही, ये अंदर रह रह के पागल हो चुका है। एक शॉट में ये कॉकरोचेस को चप्पलों से मारता है और उन कॉकरोचेस को उठा के उनसे बात करता है कि मेरी जिंदगी कैसी हो गई है। फैंटास्टिकली डन। किसी को फर्क नहीं पड़ता। एक कैदी बॉबी को कहता है कि धारा सेक्शन 376 लगने से अच्छा तो फांसी की सजा मिल जाना है, एंड देन ही रियलाइजेस कि वो किस मेस में फंस गया है। और जब आप बॉबी के लेंस से ये चीज रियलाइज करोगे ना कि हर पेशी जो आपको पर्दे पे होती दिखेगी कि भैया अब एक पेशी हो रही है, अब एक पेशी हो रही है, स्ट्रगल कर रहे हैं और पेशी में क्या हो रहा है, वन पेशी आफ्टर अनदर, यू वुड रियलाइज कि कैसे क्विक सैंड दलदल में फंस गया है और ये बस धंसता ही जा रहा है, ये बाहर नहीं निकल रहा है। अनुराग कश्यप, बीइंग द डायरेक्टर दैट ही इज नोन टू बी, हैज कन्वेड द फीलिंग ऑफ बीइंग लोनली एंड बीइंग हेल्पलेस एक्सेप्शनली व्हेन इन बंदर। 376 लगा है तेरे को, रेप, ब्लैकमेल, एक्सटॉर्शन। वो लड़की झूठी है, मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रही है। फिल्म की स्टोरी टेलिंग की जो टोनैलिटी है वो बिल्कुल भी जो टिपिकल बॉलीवुड स्टाइल जेल वाली फिल्मों की कहानियां होती हैं या फिर आपको बहुत सेंसेशनल करके कुछ दिखाया जाएगा, बहुत ही रूटेड तरीके से कहानी आगे बढ़ती है और आपको बताई जाती है। अनुराग ने इतने जबरदस्त तरीके से पिच किया है बॉबी के कैरेक्टर को, आप लोगों के सबकॉन्शियस में यहाँ पे जब आप कहानी देख रहे होंगे यू विल फाइंड योर सेल्फ रूटिंग फॉर बॉबीज कैरेक्टर की यार इसके साथ जस्टिस हो जाए। मैंने कुछ नहीं किया। सेक्सटिंग, हुकअप्स, नूड्स शेयर करना जो आजकल एक बहुत ही कॉमन चीज बन चुकी है, ये चीज अगर गलत हो जाए तो आपके अगेंस्ट कैसे यूज हो सकती है यू कुड नॉट इवन इमेजिन। और वो जब यहाँ पे दिखाया जाएगा ना आपकी भी एक बार गांड फटेगी। द सपोर्टिंग कास्ट सिलेक्शन ऑफ दिस फिल्म इज फैंटास्टिक। ये है नागेश भोसले, इनका काफी मीटी रोल है फिल्म के स्क्रीन प्ले में एंड ही इज एक्चुअली बॉर्न टू प्ले अ कॉप। जब आपको लगेगा ना कि ये कैसे वर्दी पहन के एकदम एक मराठी पुलिस वाले की तरह बन जाते हैं, यू वुड फील लाइक दैट ही वाज एक्चुअली बॉर्न टू प्ले अ कॉप। ये है जितेंद्र जोशी और ये भी एक पुलिस वाले का रोल प्ले करते हैं फिल्म में। इनफैक्ट आई वुड से एक हरामी पुलिस वाले का रोल प्ले करते हैं और हर बार की तरह आपने इनको और भी जगहों पर पुलिस वाले का रोल प्ले करता देखा होगा एंड ही हैज डन एन एक्सेप्शनल जॉब इस बार। सपना पब्बी और सबा आजाद ये दोनों फीमेल लीड्स हैं फिल्म के अंदर, इनका काम बहुत अच्छा है, कुछ बहुत एक्सेप्शनल नहीं कहूंगा मैं क्योंकि इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम है नहीं इन दोनों का, बट व्हाटएवर स्क्रीन टाइम दे हैव बीन गिवन दे हैव डन जस्टिस टू इट। हाँ, स्कूल में सब कहते थे मैं हीरो बनूंगा। मैं बनाऊंगी तुम्हें हीरो। हर अखबार के फर्स्ट पेज पे तुम्हारी फोटो होगी। कैसे? सान्या मल्होत्रा इज द थर्ड फीमेल दैट यू वुड सी इन द स्क्रीन प्ले इन द स्टोरी और उनका भी काम बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं है। वो बहन का रोल प्ले करती हैं बॉबी देओल के कैरेक्टर का एंड शी हैज डन अ वेरी डिसेंट जॉब एज यूजुअल। You're not an idiot. Yes. Overall, the entire supporting cast of the film comes together very well, very flawlessly. अब ये तो वो चीजें हो गई फिल्म के बारे में जो मुझे अच्छी लगी, लेकिन इस फिल्म के पिटफॉल्स भी हैं। सबसे बड़ा पिटफॉल जो मुझे पर्सनली फील हुआ, मेरे ओपिनियन में एटलीस्ट ये है, आपको शायद कुछ और लग सकता है, लेकिन मुझे ये लगा कि फिल्म की कहानी बहुत ही ज्यादा टोन डेफ तरीके से लीनियर है। इट्स नॉट बैड स्टोरी टेलिंग एट ऑल, बट इट इज ऑल्सो नॉट द टाइप ऑफ स्टोरी टेलिंग दैट विल कीप यू ऑन योर टेंटर हुक्स। अगले मोड़ पे क्या होने वाला है कोई थ्रिल नहीं है, कहीं पर भी आपको एक हाइप मोमेंट की तरह बढ़ा के कुछ नहीं दिखाया जाता और फिर एकदम एक थ्रिल लगा दे दैट विल टेक यू अ बैक। कहानी बहुत ही सिंपल तरीके से बस एक ही लाइन में चलती रहती है। बहुत ही डॉक्यूमेंट्री एस्क लगेगी आपको ये फिल्म। केस क्यों होता है, कौन करता है और ये फेक होता है या सच्चा केस होता है, इस पूरी चीज का जब खुलासा होता है यू वुड एक्सपेक्ट कि एक थ्रिलिंग तरीके से खुलासा होगा, लेकिन नहीं होता। वो बहुत ही सटल तरीके से खुलासा होता है, खुलासा हो जाएगा एंड यू वुड बी लाइक यार ये मैंने एक्सपेक्ट किया था, सो यू वुड नॉट बी एक्सपेक्टिंग एनी सरप्राइजेस। नाउ दिस इज अ पर्सनल प्रेफरेंस, जो मेरे को लगा कि थोड़ा ज्यादा थ्रिलिंग होना चाहिए था, तो ज्यादा आईबॉल ये फिल्म ग्रैब कर पाती, इसके बारे में बात और ज्यादा होती इफ देयर वर कपल ऑफ गुड वेरी 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 गुड थ्रिलिंग मोमेंट्स दैट वुड हैव टेकन यू अ बैक, लेकिन वो नहीं है। बट अगेन दिस इज पर्सनल प्रेफरेंस, ये ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस फिल्म देखने का मेक और ब्रेक नहीं करेगा। मेरे हिसाब से इस फिल्म का ट्रीटमेंट अगर थोड़ा और सेंसेशनल किया जाता तो ये एक थिएटर मैग्नेट बन सकती थी। इट डील्स विद अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इट आल्सो हैज अ मेल लीड स्टार जो अभी फ्लेवर ऑफ द सीजन चल रहे हैं, विच इज बॉबी देओल। अनुराग कश्यप की राइटिंग है, अभिषेक बैनर्जी और सुदीप शर्मा जैसे एक्सेप्शनल राइटर्स का स्क्रीन प्ले है। अगर इसका ट्रीटमेंट थोड़ा और सेंसेशनल होता तो शायद ये ज्यादा क्राउड पुल कर लेती। अभी तो हताश ही हो रही है। 50 लाख रुपए की मात्र कलेक्शन करी है फिल्म ने, जबकि आई डियरली वांट दिस फिल्म टू परफॉर्म वेल। एट दिस पॉइंट अगर आपको थिएटर में लोग लेके आने हैं तो आपको कुछ ऐसा और कुछ ऐसे
ऐसे तरीके से उसको बनाना पड़ेगा कि लोग मजबूर हो जाए वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू कि उनको थिएटर में ही देखनी है ये चीज। बट सैडली आई वुड हैव टू से दिस आफ्टर वॉचिंग दिस फिल्म कि दिस फिल्म एक्चुअली डिजर्व्ड एन OTT रिलीज। चाहे आप और मैं कितना भी चाहें कि ये फिल्म थिएटर्स में अच्छे नंबर्स करे, ऐसा होगा नहीं। मेरे हिसाब से 5-7 करोड़ के बीच में ये फिल्म निपट जाएगी, अगर वो भी होता है तो अब आगे बढ़ते हैं और मूव ऑन करते हैं अगली फिल्म जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, और उसका नाम है मां बहन, और ये अभी स्ट्रीम हो रही है नेटफ्लिक्स पर। Now let me start by saying this. I absolutely love it when there are strong female characters in a film. बॉलीवुड में एक फीमेल कैरेक्टर को आई कैंडी या साइड पीस बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन एक अच्छी कैरेक्टर लिखना बहुत मुश्किल। And things get even more appreciable when the entire film depends upon the female leads. और मां बहन बिल्कुल ऐसी ही एक फिल्म है जो डिपेंडेंट है through and through on its female leads, and all of them have done an outstanding job. मम्मी, गुप्ता आंटी आई है। मां बहन कहने को तो एक डार्क कॉमेडी है, बट एक्चुअली में ये हमारे समाज पे एक सटायर है। सटायर उस चीज पे कि कैसे औरतों को चाहे वो कुछ भी करे उनको जज करा जाता है। कैसे एक औरत रोटियां बनाती है, अगर उसकी रोटियां गोल नहीं है तो वो एक अच्छी गृहिणी नहीं बन सकती। अगर एक मिडिल एजेड औरत कट स्लीव्स ब्लाउज पहन ले तो वो डायन बोल दी जाती है, वो तो उल्टा बोल दी जाती है। कैसे एक औरत जो एक स्टैंड लेने में बिलीव करती है, अपनी पर्सनल आइडेंटिटी बनाने में और उसको मेंटेन करने में बिलीव करती है, उसे गली मोहल्ले में बिल्कुल ही डिमीन कर दिया जाता है। कैसे एक औरत सिर्फ अपनी पति की सुने और अपने पति के घर वालों की सेवा करे और बदले में आगे से कुछ ना बोले या फिर कम से कम बोले, ये एक्सपेक्ट किया जाता है। अगर एक औरत अपनी जवानी में विडो हो जाती है और अपनी एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती है तो गली मोहल्ले वाले उसको कैसे जज करते हैं। ये सारी की सारी चीजें और भी बहुत सारी चीजें मां बहन के स्क्रीन प्ले में बहुत ही इंट्रिकेट तरीके से, बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से और बहुत ही सटायरिकली फनी तरीके से इंटीग्रेट करी गई। रेखा जी, अब हमको मिस कर रही है ना। कहानी है एक माँ और उसकी 2 बेटियों की। माँ का रोल प्ले किया है माधुरी दीक्षित ने, और पहली बेटी का रोल प्ले किया है तृप्ति डिमरी ने, और दूसरी का एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। आउटस्टैंडिंग इनकी परफॉर्मेंस है फिल्म के अंदर, उनका नाम है धारणा दुर्गा। इन तीनों की केमिस्ट्री एज मदर डॉटर्स इन द स्क्रीन प्ले आउटस्टैंडिंग है। गहना उठा के बिना बताए फुर हो गई तो क्या करते? मसाज क्वीन का सफेदी का चमकार जैसा जो रेपुटेशन है देंगे उल्टा। एक चीज जो मुझको सबसे ज्यादा अच्छी लगी कि ये कहानी आपको नरेट करी जाएगी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द समाज, सोसाइटी की तरफ से। और इस नरेशन का चेहरा पता है किसको बनाया है? इसको मैं बोलता हूं एक राइट अमाउंट ऑफ नॉस्टैल्जिया, श्रीवर्धन त्रिवेदी। ये याद है सनसनी वाले, ये यही बिल्कुल अपना यही सनसनी वाला वो ये है वो है वही वाला रोल रिप्राइज करते हैं और कहानी को नरेट करते हैं। आज हम करेंगे चौंका देने वाला खुलासा। एंड फनली इनफ 20 साल हो चुके हैं उस पूरी की पूरी सनसनी वाली चीज को, एंड दिस मैन हैज नॉट एज्ड अ सिंगल डे, ही लुक्स द एग्जैक्ट सेम। फिल्म की कहानी में एक दुर्घटना घटती है और माधुरी दीक्षित बीइंग अ सिंगल मदर, तृप्ति डिमरी और धारणा बीइंग हर डॉटर्स उनको बुलाती हैं उनकी हेल्प करने की। अब ये दुर्घटना क्या होती है आप फिल्म में खुद देख लेना, अगर मैं बताऊंगा तो स्पॉइलर हो जाए। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे ये कहानी बड़े ही क्वर्की और इंटेलिजेंट तरीके से हर उस चीज को लपेटे में लेती है जो समाज में औरतों को जज करती है। तृप्ति डिमरी का रोल है एक हाउसवाइफ का जो अपने निकम्मे पति को तो पाल ही रही है, साथ में उसके पूरे परिवार को, उसके बाप को मतलब अपने ससुर को, और उसके 3 देवरों को जो उसके पति के भाई हैं उन्हें भी पाल रही है। एक सर्टेन टाइम होता है क्लॉक में और उसके ससुर का फोन आ जाता है कि भैया मेरे को चाय चाहिए, मेरे को रोटी चाहिए और तुम्हारे से ही चाहिए, तुम घर आओ जहां भी हो। पति शराब पी के सो रहा है, कोई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन एंटाइटल्ड है कि भैया तृप्ति डिमरी का जो कैरेक्टर है वो तो मेरी प्रॉपर्टी है। माधुरी दीक्षित का कैरेक्टर अपने मिड 50s में है, लेकिन अभी भी उनके अंदर वो यूथ है, द फीलिंग ऑफ यूथ उनके अंदर है। लेकिन जहां वो रहती है, जिस गली मोहल्ले में वो रहती है, उन लोगों को उनका यूथ उनके गले से नहीं उतरता, बर्दाश्त नहीं होता कि ये अपने आप को मेंटेन कैसे करके रखे। और यही चलते गली मोहल्ले वाले उनको गंदे और भद्दे नाम देके रखते हैं, और कुछ टाइम तक नहीं 25-30 सालों। धारणा दुर्गा का जो कैरेक्टर है वो बेचारे एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहती है। वो जब भी वहां पे कुछ डालती है उसको जजमेंट होती है, वहां से उसको गालियां पड़ती हैं, जो सोशल मीडिया का जो बेसिक सा नेचर है। तो शी इज ट्राइंग टू कम टू टर्म्स, शी इज ट्राइंग टू कोप विद दैट हेट। और जो कॉमनैलिटी का थ्रेड है इन तीनों कैरेक्टर्स में, जो ये टाई डाउन करता है इनको, वो कहीं ना कहीं पेट्रियार्की। अब जब आप इस फिल्म में इन तीनों कैरेक्टर्स को देखोगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप एक आदमी है या फिर एक औरत, आपको यही रियलाइज होगा कि ऐसे कैरेक्टर्स समाज में एग्जिस्ट करते हैं, एवरीडे लाइफ के कैरेक्टर्स हैं, हर किसी ने देखे हैं। एंड स्पेशली अगर आप मेट्रोपॉलिटन एरिया से नहीं है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज से नहीं है, टियर 2 या टियर 3 सिटीज से बिलोंग करते हैं, तो आप लोगों ने तो और भी ज्यादा देखा होगा। बहुत ही बेहतरीन स्टोरी टेलिंग है। कहानी जैसे शुरू होगी आपको लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है, बाय द एंड ऑफ इट, लास्ट के 10 मिनट में आपका दिमाग घूम जाएगा कि एक्चुअली में हुआ क्या। ये कोई वो फिल्म नहीं है जो आपका माइंड ब्लो कर देगी या आपके सबकॉन्शियस में दिनों तक रह जाएगी, लेकिन ये वो फिल्म है जो आपको देखते हुए मजा आएगा। आप एक एक कैरेक्टर को एंजॉय करोगे, राइटिंग को एंजॉय करोगे, किसी
के भी साथ बैठ के अपने घर में से देखोगे, एवरीबॉडी वुड हैव अ वेरी गुड टाइम। फिल्म कहीं पर भी ये क्लेम नहीं करती है कि वो सिनेमैटिक हेवी लिफ्टिंग कर रही है। इट एक्चुअली रिमेन्स वेरी ट्रू टू इटसेल्फ दैट इट्स वेरी गुड स्नैकर वॉच। तृप्ति डिमरी की एक्टिंग इस फिल्म में एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू मी वन ऑफ द टॉप 3 परफॉर्मेंसेस है उनकी आज तक। तृप्ति डिमरी का कैरेक्टर फिल्म में एक छोटे शहर की लड़की का है, बिल्कुल एटिपिकल बॉलीवुड है, बिल्कुल डी ग्लैमराइज्ड कैरेक्टर है। वो एक ऐसे लड़के के साथ फंसी हुई है जो बिल्कुल ही साला धीपिटी का है एकदम, उसके परिवार को भी वही संभाल रही है, जिम्मेदारियों में दबी हुई है। वो चाहती है प्रेग्नेंट होना लेकिन नहीं हो पा रही है। और साथ ही जो भोजपुरी एक्सेंट पकड़ा है तृप्ति ने इसमें, फैंटास्टिक। तुम्हें दिख जाएगा दैट व्हाई शी इज अ ट्रेन्ड एक्ट्रेस। ठीक ठीक बोलोगी, रात के 2 बजे रुदाली काहे बनी हुई हो? ऐसा नहीं है दैट एज एन एक्ट्रेस हमने तृप्ति डिमरी की अच्छी परफॉर्मेंस पहले नहीं देखी है। लैला मजनू और साथ ही बुलबुल में बहुत ही एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस थी तृप्ति की, लेकिन एनिमल के बाद वो कहीं ना कहीं एक आई कैंडी की तरह स्टीरियोटाइप हो गई थी। बट बैक एट इट अगेन इन दिस फिल्म तृप्ति डज एन एक्सेप्शनल जॉब एज एन एक्ट्रेस। फॉर एग्जाम्पल एक मोनोलॉग है फिल्म में तृप्ति का, जहां पे वो अपने पति की पिटाई भी कर रही है और साथ ही में एक रैंट भी कर रही है एक ही सांस में ऑलमोस्ट। मजा आ जाएगा आपको वो देख। तृप्ति के कैरेक्टर की ड्रेसिंग ओवरऑल बड़ी अच्छी लगी मेरे को। एक सिंपल से छोटे से शहर की वो सिंपल सी लड़की है, उसी हिसाब से उसको कपड़े पहनाए गए हैं। सिंपल से सूट पहने देखेंगे आप, सिंपल सी चोटी उसने बनाई हुई है। एंड सिंस वो अपनी जिंदगी में इतनी फंसी हुई है तो उसके पास ज्यादा मेकअप जॉब करने का टाइम नहीं है, उसका मन सा उठ गया उन चीजों से। वो हर चीज को, उसका कैरेक्टर, उसकी बोली से लेकर उसके पहनावे तक बड़े अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करता। साथ ही तृप्ति के कैरेक्टर में आपको एक कॉन्ट्रास्ट भी दिखाया जाएगा कि शादी से पहले वो कितनी फुल ऑफ लाइफ थी, लेकिन एक गलत आदमी का हाथ पकड़ने के बाद उसकी जिंदगी आधी सी हो गई है। वो बड़ी ही कॉन्वुलेटेड सी हो गई है अपने दिमाग में ही कि हाँ ठीक है बस कट रही। धारणा दुर्गा इज द वन दैट सरप्राइज्ड मी द मोस्ट। मैंने धारणा की रील्स पहले देखी है, शायद इन्होंने थोड़ी बहुत मिनी सीरीज भी करी है इधर उधर, लेकिन मैंने वो देखी नहीं है। एज एन एक्ट्रेस, एज अ फुल फ्लेजेड परफॉर्मेंस, मतलब कोई साइड रोल नहीं है इनका। शी इज एक्चुअली द थर्ड लीड आफ्टर माधुरी एंड तृप्ति। शी इज द थर्ड लीड इन द स्क्रीन प्ले। इनकी परफॉर्मेंस एक्सेप्शनल है। फिल्म में धारणा की कॉमिक टाइमिंग प्लस उनके जोक्स ऑलमोस्ट हर जगह लैंड करे हैं। बहुत ही डिसेंटली वेल पेस्ड एक्टिंग रही थ्रू आउट इनकी। सरप्राइज! सब नॉर्मल लगना चाहिए ना। धारणा को माधुरी की दूसरी बेटी बनाया गया है और तृप्ति की छोटी बहन बनाया गया है, और वो उस कैरेक्टर मोल्ड में बहुत अच्छी तरह फिट हो भी रही है। पुलिस को बता दो। इस सत्यवती का बात सुनोगी ना तो उल्टा फंस जाऊंगी, बता रहे हैं। नाउ माधुरी दीक्षित, जिनके ऊपर इस पूरी की पूरी फिल्म का दारोमदार बेसिकली डिपेंड करता है बिकॉज शी इज द बिगेस्ट नेम इन द एंटायर कास्ट। लेकिन दिस इज वेयर आई एम एग्जैक्टली डिवाइडेड। नाउ मे बी आई कैन बी द ओनली वन, मुझे नहीं पता। अगर आप लोगों ने फिल्म देखी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना। आई थिंक मेरे ओपिनियन से माधुरी दीक्षित ने बॉर्डर लाइन ओवर एक्टिंग करी है फिल्म। कुछ कुछ शॉट्स और सीक्वेंसेस कहानी में उनके बहुत अच्छे हैं, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन कई जगहों पे मुझे लगा शी वाज ट्राइंग टू हार्ड टू बी फनी और टू बी व्हाटएवर शी वाज ट्राइंग टू डू इन दैट शॉट। प्लस एक और चीज आप नोटिस करना, धारणा और तृप्ति डिमरी ने जो भोजपुरी एक्सेंट पकड़ा है ना वो बहुत ऑर्गेनिकली लैंड कर रहा है। लेकिन फिल्म में माधुरी दीक्षित ने जो भोजपुरी एक्सेंट को पकड़ा है ना वो आपको काटेगा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको फोर्स लगेगा, फ्लॉलेस नहीं लगेगा। 25 साल के थे जब तुम्हारे पापा को शौक लगा था, तब से अकेले हैं। एज अ वुमन इन हर मिड 50s मुझे लग रहा है इनकी कास्टिंग खराब नहीं थी, कास्टिंग बहुत अप्रोप्रिएट थी, लेकिन कहीं ना कहीं आई वाज फेलिंग टू अंडरस्टैंड व्हाई नॉट तबू। ये मे बी मेरा बायस हो सकता है, क्या आप लोगों को ऐसा लगा? मे बी नॉट तबू बिकॉज जब आप माधुरी जो कैरेक्टर को प्ले कर रही है कहानी के अंदर उसको देखेंगे, दैट कैरेक्टर हैज सम ऊम्फ टू इट, थोड़ा सा उनमें ना वो ग्लैमर है। तो मुझे लग रहा है तबू एज कंपेयर टू माधुरी उतनी ग्लैमरस नहीं है, शायद दैट्स व्हाई नॉट तबू एंड माधुरी। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप लोगों का कुछ और ओपिनियन हो सकता है ऑफ कोर्स। और ऐसा कुछ नहीं है कि माधुरी की एक्टिंग स्टिक आउट कर रही है या फिर क्रिंज लग रही है कहीं पर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शी हैज डन हर पार्ट वेरी वेल, आपको देखने में मजा आएगा, मेक और ब्रेक नहीं करेगी उनकी परफॉर्मेंस। इन तीनों के साथ सपोर्टिंग कास्ट में जो नंबर 1 है, जो विलेन भी है फिल्म के, वो हैं मिस्टर रवि किशन। और इन भाई साहब को आप कोई भी रोल दे दो, कॉमेडी रोल में तो भैया ये प्रूवन है। अभी इन्होंने नेटफ्लिक्स पे अभी 2 सीजन वो करके हटे हैं, मामला लीगल का है। ही हैज डन एन एक्सीलेंट जॉब देयर, और यहाँ पे भी उनका एक्सीलेंट जॉब ही है। रेखा जी अब हमको मिस कर रही है ना। रवि किशन पिछले कुछ सालों में एज एन एक्टर मुझे लग रहा है और ज्यादा इंप्रूव हुए हैं। अरुणोदय सिंह भी दिखेंगे आपको सपोर्टिंग कास्ट में, थोड़ा सा लिमिटेड स्क्रीन टाइम है उनका, लेकिन ठीक है, नॉट बैड। गुल्लक वाली मम्मी यानी कि गीतांजलि कुलकर्णी यहाँ पर रवि किशन की पत्नी का रोल प्ले करती हैं, और उनका भी बहुत लिमिटेड है, लेकिन जो भी उनको रोल दिया गया है बहुत ही उनके हिसाब से दिया गया, मजा आएगा आपको वो देखने में। टॉयलेट इधर है ना?
अचानक ये अचानक ही तो होता है। अच्छा, सिंस अब फिल्म एक डार्क कॉमेडी है, कई जगहों पर इन्होंने ना इस चीज का बहुत ज्यादा लीवे ले लिया है, बहुत ज्यादा ढील ले ली है और बहुत ज्यादा आपको इधर उधर ना छोटे मोटे लूप होल्स दिखने लगेंगे। एक दो को तो आप इग्नोर कर दोगे, आगे जाके ना तुम्हें लगेगा कि यार ज्यादा हो रहे हैं, स्टैक अप हो रहे हैं ये लूप होल जब कहानी में। एंड बाय द एंड ऑफ द स्टोरी आपको ये लगेगा, आपको मजा आएगा फिल्म देखने में। ये नहीं कह रहा कि मजा नहीं आएगा फिल्म देखने में, यू विल हैव अ गुड टाइम। फॉरगेटेबल फिल्म है बट यू विल हैव अ गुड टाइम। लेकिन आखिरी में आपको कहीं ना कहीं जाके ये लगेगा, ये महसूस होगा कि यार लूप होल्स तो थे कहानी में, कॉमेडी के नाम पे इन्होंने लिबर्टी ज्यादा ले रहे। फिल्म के डायरेक्टर है सुरेश त्रिवेदी और इनका जो बहुत ही रीसेंट प्रोजेक्ट आया है, इसी साल आया है, वो था अनिल कपूर के साथ सूबेदार। इन्होंने एज अ राइटर काम किया था तुम्हारी सुलू और जलसा में। तो ओवरऑल फिल्म ठीक ठाक है, कोई बहुत एक्सेप्शनल फिल्म नहीं है। एक अच्छा सेटायर आपको देखने को मिलेगा, 2-3 घंटे आपके अच्छे से कट जाएंगे, फैमिली के साथ बैठ के देख लेना। हाँ, आप ये एक बार देखने बैठोगे तो कंप्लीट करके ही उठोगे। मैं तो नहीं उठा था बीच में, अगर आपको बोरिंग लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो ये था मेरा रिव्यू ऑफ बंदर एंड मां बहन। पेद्दी द लेंदी और है जवानी तो इश्क होना है जैसा चरम रोग देखने के बाद ये दोनों फिल्में थोड़ी सी तो रिलैक्सिंग थी, अच्छी फिल्में थी, डिसेंट वॉचेस थी, मजा आया इन दोनों को देखने में। अब आपके ऊपर है, आपको जाके थिएटर पे देखनी है बंदर तो वहां जाके देखिए, ओटीटी के लिए वेट करना है तो वो वेट कर लीजिए, और मां बहन देख लीजिए, नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम हो रही है। अगली वीडियो में लाने वाला हूं एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे, और ऐसी वीडियो आपने शायद ही पहले देखी होगी इस टॉपिक पे। कास्टिंग काउच पे एक बहुत ही जबरदस्त डीप डाइव है कास्टिंग काउच में बॉलीवुड के, वो मैं लेके आ रहा हूं। काफी टाइम से हम उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, अगले वीक ट्यूसडे वेडनेसडे के बीच में मैं उसको ड्रॉप कर दूंगा। और हाँ, मत भूलिएगा ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट इज बैक फुल फ्लेजेडली। आपने पहले वाले पॉडकास्ट एपिसोड विद पीजे को बहुत सारा अच्छा प्यार दिखाया, 24 घंटे के अंदर अंदर ही जाके और प्यार दिखाइए, नहीं देखा तो देख लीजिए। और हाँ, ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट पे अगले गेस्ट होने वाले हैं द अम्बरीश वर्मा। सपने वर्सेस एवरीवन आपने देखा है, सबने देखा है, सबने उसको प्यार किया है। मैं और अम्बरीश एक साथ बैठे और जबरदस्त बातें हुई। अगले पॉडकास्ट के एपिसोड में मैं आपको वो दिखाऊंगा। और साथ ही लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट को। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए माँ मियां लजाने पप्पी, बाय बाय।